हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक शर्मा एंड आज के इस वीडियो में हम 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। पहले में जीडीपी सीरीज के अपग्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे, देन ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली हमने सेकेंड एडवांस एस्टिमेट रिलीज किया अपनी जीडीपी का, जहां पे इसे अपवर्ड हमने रिवाइज किया है। 7.6% हम कह रहे हैं कि हमारी ग्रोथ रेट रहेगा। अब इसके पीछे कारण क्या है? कहते हैं कि 2011-12 के डाटा को हम नेशनल अकाउंटिंग में यूज करते थे और उसमें जैसे सर्विस सेक्टर है, तो सर्विस सेक्टर 2011-12 में बहुत छोटा था, तो उसको रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं मिला। तो अभी हमने अपना जो डाटा है वो 2022-23 के अकॉर्डिंगली रिवाइज कर रहे हैं। तो उस रिवीजन के अकॉर्डिंगली अभी बेस ईयर जो शिफ्ट हुआ है, हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 7.6% रही है। इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पे 9.5% की आपको ग्रोथ देखने को मिली है, बट ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जाए तो समवेयर 12.5% का यहाँ पर भी ग्रोथ है। अगर हम टर्शरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 8.9% का ग्रोथ है, खासकर ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट और आईटी के अंदर आपको बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिला है। बट एग्रीकल्चर एंड माइनिंग यानी प्राइमरी सेक्टर की बात करें, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। 5% से ये घट के 2.8% के आसपास आ गया। कहते कुछ चेंजेस यहाँ पे आपको और भी देखने को मिलेंगे। स्मॉलर इकोनॉमी पैराडॉक्स आपको एक देखने को मिलता है, जैसे क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी का साइज उतना बड़ा नहीं है जितना यूएस या चाइना का है। तो यहाँ पे जीडीपी आपकी जो टोटल जीडीपी है डिनोमिनेटर में वो छोटी है, तो इस वजह से आपका जो फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो है वो बहुत बड़ा देखने को लगता है। तो कहते हैं एक प्रॉब्लम इससे ये होता है कि गवर्नमेंट फिर जितना ज़्यादा अगर अपना एक्सपेंडिचर फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज करेगी, तो इससे कहीं ना कहीं सॉवरन रेटिंग्स के ऊपर असर पड़ता है। मोर ओवर जो स्मॉलर इकोनॉमी होती है वो नेशनल डेट की अगर बात करें तो उनका नेशनल डेट ज़्यादा लगता है एज कंपेयर टू लाइक दूसरी कंट्री की, तो वो अपने डेट को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो इससे पब्लिक स्पेंडिंग जो है उसके लिए गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचते। तो कहते हैं कि भाई अभी हमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के लिए सोचना चाहिए कि कैसे इसे रिवाइव किया जा सके। एक टारगेटेड प्लान लेके आना चाहिए एग्रीटेक और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग को लेके। फिर फिजिकल डिसिप्लिन को प्रमोट करना चाहिए, बट हमें कहीं ना कहीं अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए, स्पेंडिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ नए मेथड्स के ऊपर फोकस करना होगा। बाकी डाटा ट्रांसपेरेंसी यानी रेगुलर डाटा के अंदर अपडेट, बेस ईयर का हो या कैसा भी, बट हमें यहाँ पे ये कोशिश करना चाहिए कि कोई सडन शॉक ना यहाँ पे हो। तो ये चीज अगर होती है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलती है। इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी आपके कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है, अगर उसके पास ट्रांसपेरेंट डाटा है तो उस बेसिस पे वो कॉन्फिडेंट होगा कि आपके देश के अंदर इन्वेस्ट किया जाए या नहीं। ये चीज। आइए अब बात करते हैं इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो अभी यूएस और इसराइल ने मिलकर रोरिंग लॉइन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इन्हें लॉन्च किया। अब लॉन्च करने के पीछे रीजन क्या है? कहते भाई ईरान अभी न्यूक्लियर बम बना रहा है, तो हम ये नहीं चाहते कि ये न्यूक्लियर बम बनाए। मोरओवर इनकी कई न्यूक्लियर फैसिलिटी और इवन जो मिसाइल फैसिलिटीज थी उसके ऊपर यहाँ पे टारगेट किया गया है यूएस और इसराइल के द्वारा। इसके जवाब में यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को पूरी तरह से ब्लॉक करने की बात की है ईरान ने। अब ये पहली बार है जब ये दोनों कंट्रीज, तीनों कंट्रीज आमने सामने हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इनकी आपस में डिप्लोमेटिक बातचीत करवाने की ओमान ने कोशिश की थी, जिनीवा के अंदर मीडिएशन करवाने की, बट वो पूरी तरह से फेल रही, जिसके बाद से ये आपकी वॉर अभी स्टार्ट हुई है। अभी तक क्या देखने को मिलता था? हिजबुल्ला और हमास के ऊपर अटैक किया जाता था जो कि प्रॉक्सीज हुआ करते थे ईरान के। अब यूएस ने पहली बार यहाँ पे कहीं ना कहीं टारगेट किया है ईरान को। एंड इसमें सबसे बड़ी बात है कि यूएस के जो बेस है बहरीन, कतर और यूएई में, इसको टारगेट किया है ईरान ने। स्टेट ऑफ हार्मोज जो कि बहुत क्रूशल है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। ऑलमोस्ट 50% हमारा जो क्रूड ऑयल है यहीं से ही आता है। 20% वर्ल्ड का पेट्रोलियम और एलएनजी यहाँ से आता है। एंड कहीं ना कहीं अभी इसका बंद होना मतलब आने वाले समय में जो पेट्रोल प्राइसेस है वो और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। तो कहते हैं अब एक तरफ से यूएस कह रहा है कि भी हम रजीम को चेंज करना चाहते हैं, बट दूसरी तरफ ईरान का ये मानना है कि ये हमारी सर्वाइवल की वॉर है, तो हो सकता है कि एक लंबी बैटल की शुरुआत हो। तो कहते हैं अगर
इंडिया की बात करें, $1 का भी अगर प्राइस के अंदर उछाल देखने को मिलता है ऑयल के, तो हमारा $2 बिलियन के हिसाब से जो इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इंडिया के लिए इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की एक बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। 50% इंडिया का क्रूड ऑयल सिर्फ इसी एरिया से आता है, इराक, सऊदी और यूएई और कुवैत वाले एरिया से। भैया इंडिया के लिए प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, हमें वेनेजुला से और तेल खरीदना पड़ेगा या रशिया से। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो हमारे चाबार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट या ट्रांजिट कॉरिडोर के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमारे को सेंट्रल एशिया से भी कनेक्ट करता है और अफगानिस्तान से भी। तो कहीं ना कहीं वो हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं फंस गई है, तो ये भी एक बड़ी बात है। 80 लाख के करीब भारतीय यहाँ पर इस एरिया में रहते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इनकी सेफ्टी भी हमारे लिए एक बड़ा कंसर्न है। प्लस रेमिटेंसेस का लॉसेस तो हमें देखने को मिलेगा ही। कहते हैं एनर्जी डाइवर्सिफाई करो, कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर आप फोकस कर सकते हो या वेनेजुएलन ऑयल को आप देख सकते हैं। अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व के ऊपर फोकस कीजिए। मोर ओवर डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन कीजिए, जहां पर आप अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को यूज करके दोनों ही पक्षों के साथ अपने रिलेशन को बेटर मेंटेन कर सको। तो अब बात करते हैं आज के थर्ड आर्टिकल। देखो, राइस एक स्टेपल क्रॉप है। अब राइस में खास बात ये है कि हर कोई इसे खाता है, तो इसमें अगर कुछ चीज को ऐड किया जाए, जैसे नमक के अंदर हमने आयोडीन ऐड किया था, गोइटर जैसी प्रॉब्लम हमने खत्म कर दी। तो महिलाओं के अंदर खून की कमी, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कहना है कि ऑलमोस्ट 50% जो फीमेल है, जो अपने रिप्रोडक्टिव एज में है, तो उनके अंदर खून की कमी देखने को मिलती है। तो ये जो खून की कमी देखने को मिलती है, इस वजह से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे आपको अनीमिया देखने को मिलता है महिलाओं के अंदर। अब ये जो अनीमिया है, खासकर इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। गवर्नमेंट ने इसको ठीक करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की, जहां पे राइस के अंदर आयरन को मिक्स किया, फोर्टिफाई किया जाता है राइस को। इसको आप देखते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर भी में ये फोर्टिफाइड जो राइस है उसे प्रोवाइड किया जाता है। अब आईआईटी खड़गपुर की ये एक, आप कह सकते हो, स्टडी पब्लिश हुई कि मॉइस्चर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण ये फोर्टिफाइड जो आपका राइस है, इसकी जो शेल्फ लाइफ है, मतलब कितने दिन ये ठीक रह सकता है, वो कम हो जाती है। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आप ऐड कर रहे हो, इनकी भी शेल्फ लाइफ बहुत कम है कि भाई बहुत ज़्यादा दिन तक उसमें रहते नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से वो थोड़ी एक प्रॉब्लम रहती है। मोर सेफ्टी और हेल्थ के भी कंसर्न है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इतने फोर्टिफाई कर रहे हैं, तो कई बार अनसेफ और टॉक्सिक आपके केमिकल्स उसमें आ सकते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। खासकर थैलेसीमिया और सिकल सेल अनीमिया वाले लोगों के लिए आयरन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है कि आप सारे राइस में कर दोगे तो कैसे इन लोगों की प्रॉब्लम को आप एड्रेस करोगे। कहते हैं अनीमिया भी अलग अलग कारण से होते हैं, सिर्फ आयरन की डेफिशिएंसी से नहीं। तो वन साइज फिट ऑल पॉलिसी ठीक नहीं है। तो कहते हैं पहली बार ये अच्छी बात है कि एविडेंस बेस हमने कुछ अप्रोच रखी है, जहाँ पे हमने पॉज किया और रिव्यू करने की कोशिश की इस मल्टी करोड़ की स्कीम को, कैसे स्टोरेज की स्टेबिलिटी को प्रमोट कर सके। अब यहाँ पे एक बात ये आ जाती है कि भाई देखो, ये वैसे भी एक्सपेंसिव हमारा एक इंटरवेंशन है, तो इसे रोकना और रीइवेलुएट करना बहुत अच्छी बात है। देन अगर यहाँ पे बात की जाए तो हमें डाइट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर करने की जरूरत है। एंड अगर हो सके तो उन लोगों को जो थैलेसीमिया या सिकल सेल अनीमिया से नहीं जूझ रहे, उन लोगों के अगर हम ये फोर्टिफाइड फूड प्रोवाइड कर सके तो काफी बेटर रहेगा। तो अब बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब ये 2020 में आई थी। इसमें 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। कहते हैं कि भाई अब जैसे पहला प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है कि भाई बार बार गाइडलाइंस को चेंज किया जा रहा है और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज आपको देखने को मिल रही है। कहते हैं पहले 3 साल का हमारा ग्रेजुएशन का कोर्स हुआ करता था, अब 4 साल का कर दिया। तो यहाँ पे कुछ लैब्स वगैरह के बारे में बात की गई थी कि भाई आपको लैब प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आप लाइक एक्सपेरिमेंटेशन कंडक्ट कर सको। बट साइंस डिपार्टमेंट में इतनी लैब्स ही नहीं है, तो कैसे रिसर्च को कंडक्ट करें। मोरओवर एक रिसोर्स को एक्सेस करने की भी प्रॉब्लम है। नेशनल आर्काइव या आपकी स्पेशल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को ही आने देते हैं, तो भैया प्रीमियर रिसर्च हब्स के अंदर कहीं ना कहीं बच्चों को एंट्री नहीं मिल पाती है, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब टीचर्स जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टीचर टू स्टूडेंट रेशियो अगर आप बात करें तो वो बहुत ज़्यादा स्क्रूड है। उनके ऊपर कहीं ना कहीं ऑफिशियल वर्किंग आवर के अलावा आप यहाँ पे रिसर्च लैब को भी ऐड कर देते हो, तो इसमें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है।
एंड आप बहुत अनरियलिस्टिक यहाँ पे अप्रोच लेके चल रहे हैं। जैसे स्कोपस इंडेक्स जर्नल की बात की जाए तो यहाँ पर पीएचडी लेवल के बच्चे भी अपने आर्टिकल पब्लिश नहीं कर पाते, तो आप इनिशियल लेवल के बच्चों को कैसे कह सकते हो? तो कहते हैं कि भाई यहाँ पर आप बात चेंज करके पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर ले आए हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही थी। बाकी इक्विटी का भी एक कंसर्न है, क्योंकि 3 साल की ग्रेजुएशन होती थी तो चौथे साल में बच्चे की जॉब लग जाती थी। तो गरीब परिवार कहीं ना कहीं अपने बच्चे के लेके कि भाई आगे इसकी नौकरी लग जाएगी तो हमारे दिन सुधर जाएंगे, ये सोचता था। बट SC ST मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, रूरल पुअर जो हैं, इनके ऊपर खासकर ये एडिशनल 1 साल की जो फीस का खर्चा है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पड़ेगा। ऑल्दो इसका सिग्निफिकेंस ये भी है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन में 4 साल के ही प्रोग्राम होते हैं, तो भैया हम अपने आप को बेटर उनके साथ अलाइन कर पाएंगे। मोर ओवर रिसर्च टेम्पर हम कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर बिल्ड कर पाएंगे, तो जिससे हम ह्यूमन कैपिटल को बेटर कर पाएंगे इंडिया के अंदर, ताकि डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम यूज कर सकें। कहते हैं यहाँ पे आपको यूजीसी को डेडिकेटेड फंडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जो भी आपके कॉलेजेस हैं वो अब्जॉर्ब कर सके एडिशनल कॉस्ट को। बॉटम अप फीडबैक आपको यूज करना चाहिए, जहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे क्या प्रॉब्लम चल रही है उसको आप एड्रेस करें। मोर लोन्स के लिए आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लाइक आप कह सकते हो कि वर्क करना चाहिए। से जो हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है, इनको ये इंश्योर करना चाहिए कि लैब के खर्चे के लिए पैसे आप प्रोवाइड करें। तो ये चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक हमारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।